हमारे पास दो ठग नहीं है गुजरात के। अगर हमारे पास ठग होते, हम लोगों को ठगने का काम करते, झूठ बोलते, तो शायद हम भी मिश्रा जी और सत्ता के अंदर से बाहर नहीं। अगर आप जीतने वालों को सुनिए, अगर आप जीतने वालों को ठग कहते हैं तो पिछले जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए कांग्रेस के सब ठग थे, आप उनको भी ठग बोलेंगे? अरे कैसी भाषाएं सर आप लोग प्रयोग करते हैं। इन्हीं भाषाओं के कारण आप कुछ कर नहीं पाते हैं। मानिए जो जीत गया उसका सम्मान करना सीखिए। अगर जीतने वाले को आप ठग कहते हैं तो इसका मतलब है बाकी के इसके पहले के भी सारे प्राइम मिनिस्टर ठग ही थे आपकी नजर में। सर ये जो कल्चरल प्रदूषण आपके यहाँ आ गया है ना, ये विचारधारा की जो गंध आपके पार्टी में आ गई है, जिस हिसाब से विपक्ष के दल अपने विचारों को रखते हैं, बेड़ा गर्क कर दिया है आप लोगों ने। इसका मुझे दुख होता है, मुझे बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, विपक्ष ठीक है, शब्दों का प्रयोग करते हैं आप लोग। ठीक है संजय गुप्ता, एक मिश्रा जी एक सेकंड, संजय गुप्ता एक मिश्रा आप लोग सीधे डॉक्टर दयाशंकर। और शुरुआत कर लेते हैं एक मिश्रा जी आपसे, क्योंकि जैसा हम आज चर्चा कर रहे हैं, सीएम योगी को अब बंगाल के चुनाव में भी उतारा जा रहा है और बीजेपी को ये पूरी उम्मीद है कि उनकी एंट्री ममता बनर्जी के किले ध्वस्त करने में बहुत मददगार साबित होगी। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी की एक खूबी रही है कि समय के साथ साथ इसने चतुर्दिक विकास किया है, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट या ग्रोथ। इसने केवल स्टेट या चुनावों को नहीं जीता, इसने इंटरनल ग्रूमिंग भी की है। आप ये देखिए, ऐसे कितने सारे नेता बीजेपी ने पैदा किए हैं पिछले 5-7 सालों में। उसमें से योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत प्रमुख जो है व्यक्तित्व हैं। ये इनका एक वैल्यू एडिशन है और ये बीजेपी के लिए यूएसपी है। और बंगाल इलेक्शन की बात करें तो जिस तरह की वहां पे चुनौतियां हैं, देखिए बंगाल इलेक्शन में हमेशा से सत्य क्या है मैं ये नहीं कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप या हमेशा ये लगता रहा है कि एक धर्म विशेष के लोगों का तुष्टीकरण बहुत किया गया, उनको सरकारी स्कीम बहुत ज्यादा जो है दी गई है, उनको मतलब सहूलियतें बहुत ज्यादा दी गई हैं। तो इन सब चीजों की अगर काट कम से कम इस अगर पाई चार्ट बनाया जाए तो इस फैक्टर पे तो इनकी काट जो है योगी जी रहेंगे ही रहेंगे। तो केवल योगी जी ही नहीं, आप देखिए बीजेपी की तरफ से कई स्टार प्रचारक वहां पे उतरेंगे और जैसे आप पाई चार्ट अगर बनाएंगे, ये फैक्टर ऐसे करके होगा, तो हर फैक्टर के लिए इन्होंने इलाज जो है ढूंढ के अभी रखा है कि इस चुनौती का सामना करने के लिए ये रहेगा, इस चुनौती का सामना करने के लिए ये रहेगा, विकास के मुद्दे पे बोलने के लिए ये रहेंगे। और विकास के मुद्दे पे अब स्पेशली सुशासन के मामले में देखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में देखा जाए, तो यूपी एक बहुत बड़ा राज्य जो है बन के उभरा है, जिसको बीजेपी प्रेजेंट कर सकती है कि दंगों पे कंट्रोल हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और मुझे लगता है इस चीज का कि यूपी को पूरा कैसे संभाला गया क्राइम वगैरह और दंगों वगैरह से, इन सब चीजों का प्रयोग जो है आने वाले बंगाल चुनावों में डेफिनेटली बीजेपी करेगी। और बीजेपी ये मुद्दा भी उठा रही है कि बंगाल में अराजकता है, रोज खबरें आती हैं कि हत्या हो गई, किसी ने मार दिया किसी को, सब चुनावी रंजिश, पॉलिटिकल हत्याएं हो रही हैं वहां पे। तो डेफिनेटली बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि देखिए शासन सुशासन कैसे चलता है, क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाता है, दंगों को। और ये बहुत बड़ा देखिए सेफ्टी का जो फैक्टर होता है वो किसी भी जनमानस के दिमाग पे बहुत तेज असर करता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि योगी जी को वहां पे उतार के ये अपने बहुत बड़े लक्ष्य को साध ले। नेता टीएमसी भी हमारे साथ में है, डॉक्टर दयाशंकर, सीएम योगी की एंट्री के बाद में आपको नहीं लग रहा कि ये टीएमसी के लिए खतरा होगा? डॉक्टर दयाशंकर हैं क्या हमारे साथ? संजय गुप्ता बहुत मुस्कुरा रहे हैं, चलिए उनका रुख कर लेते हैं, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजय गुप्ता जी, ये तो कह रहे हैं कि हमने योगी जी को उतार दिया और योगी जी बहुत मददगार साबित होंगे, लेकिन कांग्रेस का क्या होगा बंगाल में? पहले तो मैं इस बात के लिए मैं अचंभित था कि मिश्रा जी, AK मिश्रा जी हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वो बोल रहे हैं या प्रवक्ता बीजेपी बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बस दो ही लाइनें आप लोगों के पास रह गई हैं सर, बोलिए सर। तो मैं कहना चाहता हूँ, 2 लाइनें आप लोगों की शुरुआत होती है। अरे ये सत्ता से सवाल की तरफ जा रहे हैं, ये पार्टी मृत हो चुकी है। केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी की नीतियों के कारण ये पार्टी मृत हो चुकी है, इनका कोई नाम लेने वाला नहीं। मैं आती हूँ एक मिश्रा जी, मैं आ रही हूँ, क्योंकि हम बात यूपी के परिप्रेक्ष्य की कर रहे हैं। हम बात करें कि यूपी के काम के सहारे बंगाल में भी क्या सत्ता को ये लोग पुकार रहे हैं और सत्ता को क्या पा लेंगे। सीएम योगी ने जो अपने काम गिनाए हैं,
क्या उन कामों के जरिए बंगाल में जनता के दिल को जीता जा सकता है? और हमने देखा भी जब जैसे बंगाल की एक हम बाइट सुनवा भी रहे थे, जब वो पहुंचे और उनकी ओर से जिक्र किया गया तो लोगों का जो समर्थन और सहयोग उनकी बातों को मिलता है वो देखते ही बनता है। देखिए पूजा, सबसे पहले मैं संजय जी हैं जरा उनको आश्वस्त कर दूं, हम यहाँ पे बात करेंगे कि राजनीति क्या है और चुनाव कैसे जीता जाता है। आप अच्छे हैं, बीजेपी खराब है, आपने विकास किया उन्होंने नहीं किया, ये आप लोग अपने पार्टी तक रखिए, मेरा उससे मतलब नहीं है। सवाल ये है, आप ये देखिए यूपी के जो विकास है या जो सुशासन का मॉडल है, बीजेपी ने पहले क्या किया था, गुजरात के मॉडल को दिखा करके तो इन्होंने पूरे देश में सरकार बना ली। तो क्यों नहीं उस चीज को, अगर वो ट्रस्टेड चीज है वो उसको रिपीट करेंगे, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। दूसरी चीज, इमोशनल कोशिएंट सबने सुना है, EQ, ऐसे ही देश का वोटरों का एक पॉलिटिकल कोशिएंट होता है, PQ होता है, वो एक डिटेल चीज है, हम कभी उस पर बात करेंगे। राजनीति में ज्यादातर ये देखा गया है कि रेशनल डिसीजन वोटर्स नहीं लेते हैं, राजनीति में इमोशंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, इंक्लूडिंग अमेरिका। अमेरिका में आप देखिए पिछले कैंपेन में क्या था, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये इमोशनल पोजीशनिंग थी ना कि कोई डेवलपमेंट उसकी बात। रेशनल, अगर हमारे वोटर अगर रेशनल हो जाएं और हार्डकोर विकास और इन सब चीजों पे देखने लगे तब तो 5 साल के भीतर जो है देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। मुद्दा ये है यहाँ चुनाव कौन जीतेगा। मैं वहां पे केवल 2 पार्टियां मुझे दिख रही हैं, टीएमसी और बीजेपी। बीजेपी चैलेंज दे रही है और टीएमसी अपने आप को बचाने में लगी हुई है। दोनों पार्टियां मेहनत बहुत कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे यह लगता है कि अब की बार टीएमसी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। पिछली बार इन्होंने कांग्रेस को और मार्क्सवादियों को ममता ने जो है बहुत आसानी से हटा दिया, लेकिन अब की बार कहीं ना कहीं ममता दीदी को यह लग रहा है कि चैलेंज बड़ा मुश्किल है, बड़ा टफ है, तभी उन्होंने प्रशांत किशोर को हायर किया। शुभकामना मेरी सारी पार्टियों को है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो अभी दिल्ली में ही है, अब ये दिल्ली से चलेंगे कब कोलकाता पहुंचेंगे, कोई काम दिख नहीं रहा है। मार्क्सवादियों का कोई काम वहां दिख नहीं रहा है, कोई स्टेटमेंट आ नहीं रहा है। संजय भाई साहब ने यह सोच लिया होगा कि अब की बार हम टीवी डिबेट में बैठ करके ही बंगाल का चुनाव लड़ेंगे, ग्राउंड पे तो जाएंगे नहीं। कभी गए हैं, कभी कोलकाता जाने की कोशिश की संजय सर आपने? संजय गुप्ता, तो आपको तो बात ही नहीं करनी चाहिए, टीवी पे बैठ के चुनाव थोड़ी लड़ा जाता है। बैठ के एनालिसिस करते हैं, आपको जमीन की बात का हकीकत का पता नहीं है, आदमी नहीं हूं, आपको मालूम नहीं है। मुझे जमीन पे जाने की जरूरत, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं। के अंदर कांग्रेस का संगठन वहां पर है, आपको मालूम नहीं है? सर मालूम है, वो तो मुझे पता है कि 1886 से A.O. ह्यूम ने जब से स्थापना की है कांग्रेस का, मुझे पता है। A.O. ह्यूम ने जब स्थापना की तब से कांग्रेस है। आपको पता है किस तरह के हालात हैं और हम टीएमसी का बचाव करना नहीं चाहते हैं। अरे सर आपकी पार्टी वहां दिख कहां रही है? गलियों में चौराहों पे कोई झंडा उठाने वाला नहीं दिख रहा है। ब्लॉक स्तर पे, जमीनी स्तर पर सभी जगह हमारा संगठन बहुत मजबूत है। ये बात हमारे संविधान के अंदर क्लियर लिखा गया है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट नहीं मांगा जाएगा। मगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं। जवाब देंगे आप किस बात का है? इसके अंदर थोड़े समय के लिए देखिए ये लोगों को समझ में आ रहा है, आज किसानों को समझ में आया है, देश के उद्योगपतियों को समझ में आ रहा है, मैं बता रहा हूँ कि मजदूर को समझ में आ रहा है। संजय जी, मैं एक चीज मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी, आपकी पार्टी वाकई में बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत सारे काम किए हैं। मैं फैक्ट की बात करता हूं। सवाल यहां पर है कि जो विपक्ष का काम करना चाहिए, अब एक ही बात को पकड़िए। आपने बोला कि संविधान में बैन है भाई, इन चीजों पे आप राजनीति मत करिए, वोट मत मांगिए, तो कम से कम उसका प्रतिरोध तो आप जो है मजबूती से करिए और ताकि उनको रोक सके। मुद्दा यही है कि आप प्रतिरोध करते हो लेकिन वो किसी काम का नहीं होता है। आप क्यों नहीं रोक पा रहे हो? 50 मुद्दे हैं बीजेपी के खिलाफ, आप बस थोड़ा सा शुरू करते हैं, उसके बाद अंतिम परिणति उसकी कुछ होती नहीं है, होती भी है तो आपके अगेंस्ट। आपके सारे दांव, आपके सारे प्रयास फेल क्यों हो जाते हैं? जबकि देश में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस आप लोगों को है, आपके नेताओं को है सरकार बनाने का, राजनीति करने का। राजनीति में क्या क्या दांव पेच होते हैं, शायद आपसे ज्यादा किसी पार्टी को इसका एक्सपीरियंस नहीं है। अब क्या कारण है, यही तो आत्ममंथन करने की, और यही एक सबसे बड़ा सवाल रहता है। हमारे पास 2 ठग नहीं है गुजरात के। अगर हमारे पास ठग होते, हम लोगों को ठगने का काम करते, झूठ बोलते, तो शायद हम भी मिश्रा जी और सत्ता के अंदर से बाहर नहीं। अगर आप जीतने वालों को सुनिए, अगर आप जीतने वालों को ठग कहते हैं तो पिछले जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए कांग्रेस के सब ठग थे, आप उनको भी ठग बोलेंगे?
अगर आप जीतने वालों को ठग बोल रहे हैं तो इसके पहले जितने प्राइम मिनिस्टर हुए सब ठग हुए। अरे कैसी भाषाएं सर आप लोग प्रयोग करते हैं, इन्हीं भाषाओं के कारण आप कुछ कर नहीं पाते हैं। मानिए जो जीत गया उसका सम्मान करना सीखिए। अगर जीतने वाले को आप ठग कहते हैं तो इसका मतलब है बाकी के इसके पहले के भी सारे प्राइम मिनिस्टर ठग ही थे आपकी नजर में। सर ये जो कल्चरल प्रदूषण आपके यहाँ आ गया है ना, ये विचारधारा की जो गंध आपके पार्टी में आ गई है, जिस हिसाब से विपक्ष के दल अपने विचारों को रखते हैं, बेड़ा गर्क कर दिया है आप लोगों ने। इसका मुझे दुख होता है, मुझे बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, विपक्ष के शब्दों का प्रयोग करते हैं आप लोग। ठीक है संजय गुप्ता, मिश्रा जी एक सेकंड, आप लोग डॉक्टर दयाशंकर, हम आज बात कर रहे हैं कि यूपी मॉडल कितना सक्सेसफुल होगा बंगाल की पॉलिटिक्स में। मिश्रा जी, इसी को लेकर मेरा आपसे सवाल भी है, यूपी की मॉडल को लेकर बंगाल में अगर जाया जाए तो ये कितना लाभदायक होगा बीजेपी के लिए? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इनका यूपी मॉडल जो है काफ़ी कुछ अपना असर वहाँ पे दिखाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी इंडिया में भले ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सूत्र ऐसा है जो साउथ से लेके मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक और पूरे देश में एक धागे में सारे लोगों को जोड़ती है। और इस मामले में योगी आदित्यनाथ जी का बहुत अच्छा प्रयोग जो है बीजेपी वहां पे करेगी। इसलिए बीजेपी अभी से उस तरीके का, आप देखिए वहां पे धार्मिक नारे और उससे बचने के लिए जय मां काली और ये सारे नारे जो है टीएमसी भी दे रही है, ममता दीदी भी उसी जो है उसमें आ रही है। कहने का मतलब कि जिस मैदान में भाजपा खेलना चाहती है वो बड़ी होशियारी से अपने विपक्ष को उसी मैदान में ले आ रही है। भाई टीएमसी ने, ममता दीदी ने तो कभी भी जय मां काली या धार्मिक नारे नहीं लगाए थे। बीजेपी ने जब लगाने शुरू किए तो उसके बदले में उनको लगा कि हाँ मुझे ये चीज करना चाहिए, तो ममता दीदी ने ये किया। और जितना डाइवर्स जो है पॉलिटिकल फील्ड आपके उत्तर प्रदेश का है, उतना ही, जहां देखिए यूपी में भी इनको चुनाव जीतना बहुत कठिन था, बहुत टफ था, लेकिन वहां पे भी अपने एक मॉडल के थ्रू और अपने मेहनत से इन्होंने चुनाव जीता। ऐसे ही बंगाल में जो चुनाव है वो बड़े क्लिष्ट है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। मुझे लगता है कि इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बीजेपी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, दोनों पार्टियां समझ रही हैं। देखिए मैं दोनों पार्टी का नाम ले रहा हूं, टीएमसी का भी और बीजेपी का भी। टीएमसी इस चीज को बखूबी समझ रही है कि अब की बार हमें जो है बहुत जबरदस्त चुनौती मिलने वाली है, और इतनी जबरदस्त चुनौती मिलने वाली है कि कहीं हमारा तंबू बंबू खेमा ही ना उखड़ जाए। इसीलिए तो वो भी इतनी एक्टिव है ना। इतनी एक्टिव तो टीएमसी तब नहीं हुई है जब ये मार्क्सवादियों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो टीएमसी की जो हाइपर एक्टिव टीएमसी हो गई है वो भी, देखिए आप मेरी बात मत मानिए, अखबारों की किसी की बात मत मानिए, लेकिन आप टीएमसी जो हाइपर एक्टिव हो गई है, जो इनके क्रियाकलाप इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ खतरा इनको कहीं से दिखा है। पॉलिटिकल स्टिमुलस इनको मिला हुआ है, जिसके कारण वो बहुत एक्टिव हुए हैं। और ये बड़ी साख की लड़ाई होगी और बहुत इंटरेस्टिंग ये जो है चुनाव होगा बंगाल का। इसमें हम सभी लोगों को देखना है कि एक एक दिन इतना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे क्या होता है। एक एक दिन देखिए नए नए वहां पे घटना हो रहे हैं, हर दिन नए मुद्दे आ रहे हैं, नई एनालिसिस हो रही है, दांव पेच रोज रोज, सुबह कुछ और है, शाम को कुछ और है। तो इतना एक्टिव चुनावी माहौल शायद इसके पहले राज्य स्तर पे देखने को कहीं नहीं मिलेगा जितना अब की बार दिख रहा है। और बीजेपी केवल योगी ही नहीं, बीजेपी के पास और भी बहुत सारे मॉडल हैं, जिसके पास जो है वो प्रेजेंट करेगा। कांग्रेस के खेमे में जो चीजें हैं वो कांग्रेस भी करेगी, टीएमसी के पास जो है, वामपंथियों के पास जो है, निर्दलीय जो है वो भी अपना। मेरा सभी की तरफ से शुभकामनाएं हैं, मेरा उसमें किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट जो मुझे देखना है वो मैंने दो ही चीजें बताई। इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होगा और टीएमसी को ये पता है कि अब की बार उनको चुनौती बहुत जबरदस्त मिल रही है। टीएमसी जो है वो डिफेंसिव मूड पे है अपने आप को बचाने के लिए कि हमारी सरकार बच जाए। बीजेपी काम केवल ये नहीं कर रही है कि हम कुछ सीटें पा जाए, बीजेपी ये प्रण लेकर के वहां पे काम कर रही है कि हमें पूरा इनको उखाड़ के फेंक देना है और क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार बनानी है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। एक चीज और है, हो सकता है टीएमसी बीजेपी और सारे गायब हो जाए, कांग्रेस की वहां पूर्ण बहुमत पे सरकार बन जाए, कोशिश कर रही है। तो संजय जी मुझे मिठाई जरूर खिला दीजिएगा अगर पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार बन गई तो। ट्रंप जी आए, देखिए असली हंसी अब आई है। विकास को ढकने के लिए दीवार बनवाया था कि क्या विकास इन्होंने किया है, वो विकास का वर्णन करे बंगाल में जाके कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अमेरिका के आए थे तो हमने दीवार गुजरात में बनवाया था 15 किलोमीटर की। ये विकास है इसका ओरिजिनल। तो ये विकास बताए बंगाल में जाके कि हमने किया था।
15 किलोमीटर की दीवार बनवाया था। बात तो यहाँ पर ये है ही नहीं। बात नहीं, ए.के. मिश्रा ये कह रहे हैं कि विकास आप तो जितना है। हाइपर एक्टिव मैं हो रहे हैं, बताता हूँ। बहुत देखिए, एक्टिव पढ़े बढ़ गई लिखों के है। लिए रोजगार देखिए, नहीं, इनके इंडस्ट्री पास कंपनी बहुत लगा सारे सकते धुरंधर नहीं। हैं और टीएमसी ममता नहीं, बनर्जी टीएमसी के इकलौती जो नेता धुरंधर है, है। सुनिए दयाशंकर जी, इंडस्ट्री मैं लगा इस नहीं चीज सकते, को मानता कंपनी हूँ, लगा बीजेपी नहीं ने सकते, विकास को, छिपाने के सुनिए, लिए बीजेपी ने आप विकास को दीवार छुपाने बनवा के दे लिए रहे दीवार बनवा दिया। सारी पार्टियों ने, आपने तो एक ऐसा अदृश्य दीवार खड़ा कर दिया था कुछ पार्टियों ने कि कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्री को घुसने ही नहीं दे रहे थे। दिल्ली से सीबीआई गई, आपने दीवार खड़ी कर दी, सीबीआई अभियुक्त से बात ही नहीं कर पाई, ऐसा दीवार आपने बना दिया। तो दीवार तो आपने भी बनाए हैं, सारी पार्टियों ने बनाई है। इन दीवारों के बावजूद भी जो इंटरेस्टिंग होगा वो ये होगा कौन दीवारों को तोड़ देता है।